दोस्तों जरा सोचिए, अगर किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की नींव यानी उसकी निष्पक्षता पर ही सवाल उठने लगे तो क्या होगा? क्या होगा जब पूरी चुनावी व्यवस्था ही शक के घेरे में आ जाए? आज हम एक ऐसे ही गंभीर विवाद की परतें खोलेंगे जो भारत की चुनावी प्रक्रिया के केंद्र तक पहुंचता है। इस पूरे विवाद के केंद्र में दो बेहद चौंकाने वाले आरोप हैं। पहला ये कि एक जिंदा इंसान को वोटर लिस्ट में मरा हुआ दिखा दिया गया। सोचिए, उसके वोट देने का अधिकार ही खत्म कर दिया गया। और फिर इसका ठीक उल्टा भी हुआ। आरोप ये है कि जो लोग इस दुनिया में हैं ही नहीं, उनके नाम पर आज भी वोट डाले जा रहे हैं। अब ये तो कोई मामूली गलती नहीं हो सकती, ये तो सीधी सीधी गड़बड़ी लगती है। देखिए, ये आरोप सिर्फ हवा में नहीं है, बल्कि एक खास चुनाव क्षेत्र से मिले आंकड़ों पर आधारित हैं। चलिए बेंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र के मामले को समझते हैं, जिसने इस पूरे विवाद को राष्ट्रीय स्तर पर हवा दी। महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1,250,000 वोटों को संदिग्ध या फर्जी बताया गया। सोचिए, सिर्फ एक विधानसभा सीट पर इतना बड़ा आंकड़ा। ये वाकई चौंकाने वाला है और सवाल खड़े करता है कि इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां आखिर हो कैसे सकती हैं। तो ये फर्जी वोट पकड़े कैसे गए? देखिए, इसके 5 मुख्य तरीके बताए गए। 11,000 से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर, 40,000 से ज्यादा फर्जी पते, 10,000 से ज्यादा लोग जो एक ही पते से वोट डाल रहे थे, 4,000 से ज्यादा वोटर जिनकी तस्वीरें ही गलत थीं, और 33,000 से ज्यादा फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल। इन आंकड़ों का मतलब समझिए। महादेवपुरा में डाले गए हर 6 वोट में से लगभग 1 वोट संदिग्ध था। और सबसे दिलचस्प बात ये कि आसपास की दूसरी विधानसभा सीटें कांग्रेस जीत गई, लेकिन यही वो अकेली सीट थी जो कांग्रेस हार गई, और इसी एक सीट की वजह से चुनाव का पूरा नतीजा ही पलट गया। ये आरोप सामने आते ही मामला तेजी से एक बड़े राजनीतिक विवाद में बदल गया। आइए जरा टाइमलाइन को समझते हैं कि अगस्त 2025 में दावों और जवाबों का ये सिलसिला कैसे तेजी से आगे बढ़ा और इसने देश भर में सुर्खियां बटोरी। इसकी शुरुआत हुई 7 अगस्त को, जब राहुल गांधी ने महादेवपुरा के आंकड़े पेश किए। जवाब में 13 अगस्त को बीजेपी ने कहा कि उन्हें तो लगभग 3 लाख संदिग्ध वोटर मिले हैं। अब सबके मन में था कि 17 अगस्त को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सच्चाई सामने आएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने विवाद को शांत करने के बजाय और भड़का दिया। इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब बात सीसीटीवी फुटेज पर आकर अटक गई। एक तरफ पारदर्शिता की मांग थी और दूसरी तरफ निजता की दलील, और यहीं से एक बड़ी बहस छिड़ गई। देखिए, इन आरोपों की सच्चाई जानने का सबसे सीधा तरीका था पोलिंग बूथ का फुटेज देखना। इसीलिए सवाल पूछा गया कि अगर सब कुछ ठीक है तो पारदर्शिता के लिए फुटेज जारी क्यों नहीं किया जाता? इस सवाल के जवाब में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जो कहा वो एक बड़ा मुद्दा बन गया। उन्होंने महिला वोटरों की निजता का हवाला देते हुए फुटेज जारी करने से इनकार कर दिया और ये विवादास्पद बयान दिया। और यहीं पर 2 तर्क आमने सामने आ गए। एक तरफ चुनाव आयोग कह रहा था कि फुटेज दिखाना महिलाओं की निजता का उल्लंघन होगा, तो दूसरी तरफ आलोचकों का कहना था, अरे भाई, ये कोई बाथरूम या बेडरूम का प्राइवेट वीडियो थोड़ी है, ये तो पोलिंग बूथ का फुटेज है जहां लोग सबके सामने लाइन में खड़े होकर वोट डालते हैं। इसमें छुपाने जैसा क्या है? अब सवाल ये उठता है कि क्या महादेवपुरा का मामला अकेला था या फिर ये एक बड़े पैटर्न का हिस्सा था? सोर्स मटेरियल के मुताबिक इसके संकेत कथित तौर पर दूसरे राज्यों में भी मिले, जैसे कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी चुनावों से ठीक पहले वोटर लिस्ट में अजीब तरह से तेजी देखी गई। महाराष्ट्र में 6 महीने में 1 करोड़ नए वोटर जुड़ गए और मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 महीने में 16 लाख। ये आंकड़े काफी सवाल खड़े करते हैं। इन आरोपों को बल तब और मिला जब मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजे देखे गए। वहां बीजेपी ने 27 सीटें बहुत ही कम अंतर से जीती। कुछ सीटों पर तो हार जीत का फासला सिर्फ कुछ 100 वोटों का था। ये इशारा किया गया कि संदिग्ध रूप से बढ़े हुए वोट इन नतीजों को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकते थे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इतने गंभीर आरोप हैं तो पार्टियां अदालत क्यों नहीं जाती? यहीं हम उस कानूनी दुविधा को समझेंगे जो इस पूरे विवाद का केंद्र बन गई है। देखिए, हमारे संविधान की अनुच्छेद 329 के तहत किसी भी चुनाव के नतीजे को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर करनी होती है।
लेकिन कानून की सबसे बड़ी शर्त ये है कि याचिका के साथ आपको ठोस सबूत पेश करने होंगे। और यहीं पर पूरा मामला फंस जाता है। याचिकाकर्ता को कोर्ट जाने के लिए सीसीटीवी फुटेज जैसा ठोस सबूत चाहिए, लेकिन नियमों के मुताबिक वही चुनाव आयोग जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं 45 दिनों के बाद उस फुटेज को नष्ट कर सकता है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसे कैच 22 कहते हैं, यानी एक ऐसा चक्रव्यूह जिससे निकलना मुश्किल है। तो अब हम इस विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ते हैं, जहां ये मुद्दा सिर्फ राजनीतिक आरोपों से बढ़कर हमारे लोकतांत्रिक सिद्धांतों और पारदर्शिता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। इस गतिरोध को तोड़ने के लिए सोर्स के मुताबिक विपक्ष ने एक सीधी चुनौती पेश की। उनका कहना था कि चुनाव किसी भी तरीके से हो, चाहे ईवीएम से या बैलेट पेपर से, और तारीख भी विपक्ष चुन ले। बस एक शर्त है, पूरी प्रक्रिया का सीसीटीवी फुटेज पब्लिक किया जाए। सोर्स का तर्क ये है कि जब कोई संस्था पारदर्शिता से बचती है तो इससे एक संदेश जाता है कि कहीं ना कहीं उसे जनता के विश्वास के कमजोर होने का डर है। और ये भी कहा गया कि पूरी पारदर्शिता अपनाकर ही ऐसे किसी भी शक को दूर किया जा सकता है। दोस्तों, किसी भी लोकतंत्र की असली ताकत उसके नागरिक होते हैं और चुनावी प्रक्रिया में उनका भरोसा ही पूरी व्यवस्था की नींव है। तो अंत में ये विवाद किसी एक पार्टी की हार जीत का नहीं रह जाता। जैसा कि सोर्स में कहा गया है, ये हम सबके वोट के सम्मान का और उस पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हमारे विश्वास को बनाए रखने का एक बुनियादी सवाल है।